कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने स्पीशीज रिचनेस को पढ़ा था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन बायोडाइवर्सिटी को देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज़ इवननेस क्या होता है। देखिए स्पीशीज़ इवननेस का सिंपल में स्पीशीज़ इवननेस जो है इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज़ एट अ गिवन साइट। किसी भी लोकेशन, किसी भी एरिया या किसी भी साइट पे स्पीशीज़ का नंबर कितना है, किस प्रोपोर्शन में है स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेजेंट, वो निकल के आता है हमारे पास स्पीशीज़ इवननेस। ग्रेटर द अबेंडेंस ग्रेटर विल बी द इवननेस। ठीक है ना। नाउ फॉर एग्जाम्पल लो इवननेस इंडिकेट दैट अ फ्यू स्पीशीज डोमिनेट द साइट। अगर इवननेस कम है, इसका ये मतलब है कि कुछ स्पीशीज जो है वो लोकेशन या साइट पे डोमिनेट कर रही है। सपोज करो मैंने यहाँ पे तीनों डाइवर्सिटीज़ ली हैं, अल्फ़ा डाइवर्सिटी लिया है, बीटा लिया है और गामा लिया। अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी में 5 मेंबर्स हैं प्रेजेंट, स्पीशीज़ ए, बी, सी एंड डी एंड ई। बी में भी सी, डी, ई, एफ और जी है। सी में पी, क्यू, आर, एस और टी है। अगर हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी, उसे हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे अल्फ़ा नंबर 1 कम्युनिटी मतलब अल्फ़ा डाइवर्सिटी में 5 आएगा। अल्फ़ा डाइवर्सिटी आप कम्युनिटी नंबर 2 ये भी 5 आएगा, कम्युनिटी नंबर 3 भी 5 आएगा ना। अगर हम देखेंगे बीटा डाइवर्सिटी तो बीटा डाइवर्सिटी में देखते हैं ग्रेटर द डिसिमिलैरिटी ग्रेटर विल बी द बीटा बायोडाइवर्सिटी। पढ़ा था ना हमने कल हमने। तो बीटा डाइवर्सिटी कम्युनिटी 1 और 2 की अगर हम देखेंगे तो देखिए 1 और 2 में 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 4 कैसे आ रहा है? देखिए स्पीशीज ए, बी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे एफ, जी है, यहाँ पे ए, बी नहीं है। सी, डी, ई तो है। ये 3 और 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, बच्चे हमारे पास 4 यानी कि ए, बी, एफ और जी। ये ए, बी, एफ और जी जो है ये हमारी बीटा डाइवर्सिटी आ गई कम्युनिटी नंबर 1 और 2 की। क्लियर है जी। ऐसे अगर हम देखेंगे 2 और 3 में तो 2 और 3 में तो ग्रेटर कम्युनिटी आए, ग्रेटर नंबर ऑफ बीटा डाइवर्सिटी आएगी, क्योंकि सी, डी, ई, एफ और जी स्पीशीज तो बी कम्युनिटी में है यानी कि सेकंड कम्युनिटी में है, और पी, क्यू, आर, एस और टी कम्युनिटी नंबर 3 में है। तो यहाँ पे बीटा डाइवर्सिटी कम्युनिटी नंबर 2 और 3 के अगर निकालेंगे हम तो वो 10 निकल के आती है। क्लियर है। नाउ ऐसे अगर हम देखेंगे बीटा डाइवर्सिटी 1 और 3 की तो 1 और 3 में भी 5 + 5 10 आ जाएंगे। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा डिसिमिलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा बीटा डाइवर्सिटी होगी। क्लियर है। ठीक है यहाँ तक। चलो नाउ हाँ, अब हम निकालेंगे गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी क्या बताया था मैंने कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया। एक एरिया में डिफरेंट स्पीशीज कितनी है? तो एक एरिया में हमने 3 कम्युनिटीज़ ली थी ना, 3 कम्युनिटीज़ ली थी। तो 3 कम्युनिटीज़ में डिफरेंट स्पीशीज कितनी आ गई? 12 कैसे? देखिए ये 5 तो ये है ना, 5 ये 2 यहाँ पे कितने हो गए? 12 आ गए ना। 15 माइनस टोटल कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? टोटल यहाँ पे 15 प्रेजेंट है। 15 - 3 मतलब 3 कॉमन है। 3 क्या है? कॉमन है। देखो यहाँ पर भी 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 कॉमन है। ठीक है ना। तो जितनी कॉमन है उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकल के आएगा हमारा 12। तो गामा डाइवर्सिटी हमारे पास 12 निकल के आती है। ठीक है, निकाल पाओगे ये? नाउ नेक्स्ट आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमने बायोडाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स पे 3 लेवल्स पढ़ने हैं हमने। कितने? 3 लेवल, जिसमें से 2 लेवल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, 1 लेवल आपने खुद करना है। हम ग्लोबल लेवल पढ़ेंगे और इंडिया के लेवल पे पढ़ेंगे। आपने जम्मू कश्मीर का लेवल जो है वो आपने खुद से तैयार करना है। ठीक है। तो देखिए ग्लोबल लेवल में ये माना जाता है कि 5 से 50 मिलियन स्पीशीज जो हैं लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स की इस धरती पर हैं। लेकिन इस 5 to 50 मिलियन स्पीशीज में से आइडेंटिफाइड लिविंग फॉर्म्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिलियन है। इस 1.5 मिलियन में 3 लाख स्पीशीज जो है वो ग्रीन प्लांट्स और फंजाई की है। 8 लाख स्पीशीज जो है वो इंसेक्ट की है। इंसेक्ट सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट्स ही हैं। 40,000 स्पीशीज वर्टिब्रेट्स की है। 3,60,000 स्पीशीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैं। अगर हम बात करेंगे ग्रीन प्लांट में सबसे कम नंबर जिम्नोस्पर्म का है।
ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म आ गए, ठीक है ना। तो ये कुछ डाइवर्सिटी बताई गई है प्लांट्स की और एनिमल्स की। नाउ अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रिचनेस है बायोडाइवर्सिटी की, मतलब कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा सा रिच है। कैसे है? मोर देन हाफ ऑफ द स्पीशीज ऑन दिस अर्थ लिव इन मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आधी से ज़्यादा स्पीशीज जो है वो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है, जैसे अमेजोन वगैरह फॉरेस्ट जो है वहाँ पे पाई जाती है, विच कवर्स ओनली 7% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। ये तो सिर्फ 7% ज़मीन के हिस्से पर है। लेकिन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक में ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है? क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, वाई द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक इज सो हाई? इट इज़ ड्यू टू 3 मेन फैक्टर्स। इट इज़ ड्यू टू 3 मेन फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या आता है? कंडीशन फॉर सर्वाइवल इन ट्रॉपिक्स इज हाई एंड एक्सटिंक्शन आर लेस। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे किसी किस्म का इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं है, तो स्पीशीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, उन्हें रिसोर्सेज मिलता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से वो अपना फूड ले पाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो अपनी जनरेशन्स को बढ़ाते हैं। तो कंडीशन फॉर सर्वाइवल इन ट्रॉपिक्स इज़ हाई इसलिए है क्योंकि वहाँ पे रेन भी होता है और क्लाइमेट भी अच्छा है वहाँ का, और उसकी वजह से एक्सटेंशन वहाँ पे कम देखने को मिलता है। दूसरा, ड्यू टू लो रेट ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का रेट कम होने की वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक हैज़ बीन कंसिडर्ड। मतलब ये है कि कंजर्व। अगर कम एक्सटेंशन है, मतलब एक्सटेंशन रेट यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत कम एक्सटेंशन के चांसेस है, इसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी जो ट्रॉपिक में है वो कंजर्व्ड रहती है, वो कंजर्व्ड रहती है। नाउ द थर्ड वन इज दैट इज ट्रॉपिक्स प्रोवाइड गुड कंडीशंस फॉर इंटरेक्शंस अमंग स्पीशीज। तो सबसे बेटर कॉम्पिटिटर भी यहीं पे होंगे, सबसे वर्स्ट कॉम्पिटिटर अगर होंगे तो वो तो एलिमिनेट हो जाएगी। तो ट्रॉपिक्स को माना जाता है बेस्ट इंटरेक्शंस। आपने पढ़ा होगा इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस में आपने बहुत सारी इंटरेक्शंस पढ़ी हैं, फेवरेबल इंटरेक्शंस, अनफेवरेबल इंटरेक्शंस, और जिसे कहते हैं दैट इज न्यूट्रलिज्म, है ना, जिसे हम 0-0 इंटरेक्शंस भी कहते हैं। तो ये तीनों इंटरेक्शंस हर जगह पाई जाती है, ठीक है ना। नेगेटिव इंटरेक्शंस के एग्जांपल कॉम्पिटिशन आप याद रख सकते हो, या एमेंसलिज्म याद रख सकते हो। पॉजिटिव इंटरेक्शंस की आप याद रख सकते हो, फेवरेबल इंटरेक्शंस में आप याद रख सकते हो, म्यूचुअलिज्म रख सकते हो याद हैं, प्रोटो कॉर्पोरेशन याद रख सकते हो, या एमेंसलिज्म याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ तो ये तो था कुछ वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेशनल लेवल बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, अगर हम इंडिया के लैंड मास की बात करें तो इंडिया में टोटल लैंड मास जो है वो 30 मिलियन हेक्टेयर्स है, 30 मिलियन हेक्टेयर्स है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे, आपने फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़े होंगे। फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया में हम पढ़ते हैं सॉरी, थोड़ा सा मैं बताऊंगा फिजियोग्राफिक फीचर्स। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 10 फिजियोग्राफिक लेवल्स हैं। कितने हैं? 10 फिजियोग्राफिक जोन्स हैं, और उन 10 फिजियोग्राफिक जोन्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आते हैं इसकी बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे देखिए, ये मैप है इंडिया का, थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश की गई है। ये वेस्टर्न घाट्स है, या वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज, मतलब एक तो आ गया हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन मोस्टली माउंटेनियस रीजन है, ठीक है ना। उसके बाद गंगेटिक प्लेन दिख रहा है आपको, गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक के बाद सेंट्रल इंडिया आता है, जैसे मालवा प्लेटो वगैरह आएगा सेंट्रल इंडिया में। वहाँ पे आता है हमारा वेस्ट इंडियन डेजर्ट, यानी कि इंडियन डेजर्ट आएगा, यानी कि इंडियन प्लेन्स भी इधर आते हैं। यहाँ पे आता है मालाबार कोस्ट, ये आ गया हमारे पास। ये आता है हमारा ईस्टर्न घाट्स, ये आता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में मालाबार कोस्ट आता है। यहाँ आसाम में भी प्लेन एरिया आता है, ठीक है ना। ये वाले यहाँ पे माउंटेनियस एरिया, यहाँ पे अराकान योमा है। क्या है? अराकान योमा, जो नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक जाता है। ये माना जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ अराकान योमा, और ये अराकान योमा यहाँ इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालय। ये हिमालय की एक्सटेंशन थी, अब ये सबमर्ज हो गई कुछ वाटर में। क्लियर है ये चीज़? तो ये कुछ फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के। क्या है? फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के। तो इंडिया में अगर हम देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे डाइवर्स वैरायटी है। यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स होंगी, वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल भी देखने को मिलता है, डेसिडुअस भी देखने को मिलता है, एल्पाइन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे
मुख्तलिफ किस्म के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर मुख्तलिफ किस्म के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे तो दैट मीन्स मुख्तलिफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे होंगे। अगर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है तो डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पर भी होंगे, ठीक है ना। ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो 4 हॉट स्पॉट्स ग्लोबली में, आउट ऑफ हॉट स्पॉट्स कितने भी हैं उसमें से 4 हॉट स्पॉट्स इंडियन हैं। कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट्स इंडियन है। वो इन हॉट स्पॉट से ये इंडिकेट होता है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिच है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिच है। तो यही कह रहा हूँ मैं कि इंडिया हमारा एरिया जो है, इंडिया हमारी कंट्री का जो एरिया है ये हिमालय से बाउंड है नॉर्थ में, बे ऑफ बंगाल आ गया ईस्ट में, अरेबियन सी आ गया वेस्ट में, इंडियन ओशन आ गया साउथ में। तो इंडियन बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत रिच है ड्यू टू वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ पे मूनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है और मूनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट से मूनसून क्रॉप बनेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे मूनसून पैटर्न भी देखने को मिलता है, यहाँ पे रिट्रीटिंग मूनसून भी देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑनसेट मूनसून भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब मूनसून शुरू हो जाएगा 15 जुलाई से शुरू हो जाता है मूनसून, 15 जून से शुरू हो जाता है मूनसून, और रिट्रीटिंग मूनसून हो जाता है अक्टूबर नवंबर में शुरू, जहाँ पे तमिलनाडु में मैक्सिमम बारिश हो जाती है। तो तमिलनाडु में मैज़ वगैरह की जो खेती की जाती है वो विंटर्स में की जाती है, ठीक है ना, क्यों? ड्यू टू रिट्रीटिंग मूनसून, ठीक है ना। नाउ अगर हम देखेंगे इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं, यानी कि 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स पाए जाते हैं इंडिया में, और कुछ रेयर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो है वो इंडिया में ही पाई जाती है। जैसे रेड सैंडलवुड जो है वो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। जैसे देवदार, फिर पाइन, जूनिपर, ठीक है ना, ये जो है ये हिमालयन प्लांट्स हैं, ये जिम्नोस्पर्म्स है, ये सिर्फ और सिर्फ हिमालय में ही पाए जाएंगे, ये डेजर्ट वाली कंडीशंस में नहीं पाए जाएंगे। या कैक्टस है, सिर्फ डेजर्ट में पाया जाएगा, बाकी हिमालय में वो नहीं पाया जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। जैसे कैमल है, डेजर्ट में पाया जाएगा, स्नोबियर है, स्नो में पाया जाएगा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स वो स्पेसिफिक होते हैं किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, ठीक है ना, और उन्हें वही दे आर फ्रेजाइल टू दैट। अगर उनमें इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस हुआ तो वो फ्रेजाइल हैं, तो वो हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाएं, ठीक है ना। इसलिए उनको कंजर्व करना भी एक बेटर क्राइटेरिया माना जाता है बायोडाइवर्सिटी को एनरिच करने के लिए। नाउ अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को लोकल लेवल पे देखना होगा तो 3 फंक्शनल एस्पेक्ट्स आते हैं बायोडाइवर्सिटी के लोकल लेवल्स पे। कितने? 3, जिसमें सबसे पहले आता है कंपोजिशनल एस्पेक्ट्स। अगर हम कंपोजिशनल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे यह हमें इंफॉर्मेशन देता है जेनेटिक मेकअप की, और हमें यह बताता है कि हैबिटाट कैसा है, मतलब डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स एक एरिया में है वो किस किस्म के हैबिटाट में रह रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं कंपोजिशनल एस्पेक्ट्स में, ठीक है। दूसरा आता हमारा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, मूनसून पैटर्न कैसा है, हैबिटाट कैसा है, वेजिटेशन एरिया की कैसी है, ये हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स में लोकल लेवल। थर्ड इज फंक्शनल एस्पेक्ट्स। फंक्शनल एस्पेक्ट्स में हमें क्लाइमेट के बारे में बताता है, जियोग्राफिकल बताता है, इकोलॉजिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस बताता है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन एरिया। तो लोकल लेवल पे 3 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो लोकल लेवल पे पहला आता है कंपोजिशनल एस्पेक्ट्स, दूसरा आता है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स एंड थर्ड इज फंक्शनल एस्पेक्ट्स। 3 ही एस्पेक्ट्स को एक इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने इन शॉर्ट पढ़ा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमें बचा था स्पीशीज़ इवननेस, उसको हमने पढ़ा। स्पीशीज़ इवननेस के साथ साथ हमने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ग्लोबल लेवल हमने डिस्कस किया, ग्लोबल लेवल पे कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। फिर हमने नेशनल लेवल पे देखा, नेशनल लेवल पे भी आप एक लिस्ट बनाओगे, लिस्ट में आप बताओगे प्लांट्स की कितनी स्पीशीज़ है, एनिमल्स की कितनी स्पीशीज़ है, बर्ड्स की कितनी स्पीशीज़ है, रेप्टाइल्स की कितनी स्पीशीज़ है, ठीक है। एक लिस्ट आप बनाओगे, ठीक है ना। और इनमें से सबसे खतरा किसको है? जैसे बर्ड्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें खतरा है ख़त्म होने का, ठीक है ना, ठीक है। जैसे रेड माइना है, बर्ड ही है, इसको भी खतरा है एक्सटेंशन होने का, ठीक है ना। तो हमें इन चीज़ों को प्रिजर्व करना है। ये हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? ये हम इसी बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं कि हम एक ऑर्गेनिज्म की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम उसको कैसे कंजर्व करेंगे, फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे। यही तो हमने इस यूनिट में सीखना है। इस यूनिट में यही तो हमने सीखना है कि हम कैसे स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे जिसकी वजह से हम एक स्पीशीज़ को कंजर्व
करेंगे। तो हमने पढ़ना है आगे कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में हम पढ़ेंगे 2 तरह की कंजर्वेशन होती है। देखिए, इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन होता है जब हम एक स्पीशीज को अपने ही नेचुरल हैबिटाट में कंजर्व करेंगे, उसे कहते हैं इन सिटू। वो दूसरा आता है एक्स सिटू। एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया जब हम आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटाट को कंजर्व करेंगे, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह, ये हमने डिस्कस करना है। ये इसीलिए तो ये टेक्निक की जाती है ताकि हम स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करें, स्पीशीज़ को कंजर्व करें, और उसको अगर हमने कोई रिसोर्सेबल स्पीशीज़ है तो उसका इकोनॉमिक यूज़ हम कैसे करेंगे, यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।